नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। अपन जो पढ़ रहे हैं वो है ओपीडी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पर्सनल धारा। आज की जो क्लास है वो अपने है मानव रोग। मानव रोग क्या है, ठीक है। तो देखो, अगर रोग क्या होता है, रोग का मतलब ये है कि शरीर में होने वाली जो गतिविधियां है, अगर उनमें कोई कमी आ जाती है, ठीक है, या कोई अंग या तंत्र जो है वो सही प्रकार से कार्य नहीं करता है, या कोई गुणसूत्रीय कोई जो है परिवर्तन के कारण, ठीक है, शरीर में कोई विकारता आ जाती है, तो ये सारी समस्या जो है वो किस में कहलाती है, रोग कहलाती है। ठीक है। एक शब्द आता है जिसका मतलब होता है हेल्थी। हेल्थी का मतलब होता है स्वस्थ। स्वस्थ उस व्यक्ति को कहा जाएगा, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है कि अगर व्यक्ति को रोग नहीं है और उसको अपन कहें कि वो स्वस्थ है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। व्यक्ति तीन चीजों से जो है वो पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए। या पहला जो है वो है मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। दूसरा जो होता है वो होता है उसका शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तीसरा जो है वो उसका सामाजिक, ठीक है, यानी आसपास का जो वातावरण है, ठीक है, उससे वो स्वस्थ होना चाहिए। अगर ये तीनों दृष्टि से अगर वो किसी भी प्रकार से कोई उससे इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो उस व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति कहा जाएगा। ठीक है, यानी मेंटली तौर पे भी वो स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है, शारीरिक रूप से भी वो स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है, और जो है वो सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है। व्यक्ति अगर कई ऐसे इलाके में रह रहा है, वह आसपास में बहुत सारे जो है वो अगर झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, आसपास में प्रदूषण वाला इलाका है, ठीक है, तो वो वहां पे वो रह नहीं पाएगा। ठीक है। दूसरी चीज जो होती है, अगर कोई रोग नहीं है लेकिन वो अगर स्ट्रेस है, तनाव है, ठीक है, एंजाइटी है, तो ये सारे जो है अगर उसकी मेंटेलिटी जो है उस पर इफेक्ट करते हैं, तो भी वो व्यक्ति जो होगा वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा, मेंटली रूप से भी स्वस्थ नहीं होगा। कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट जो होगा वो उसके शरीर पे भी पड़ेगा। ठीक है। तो चलते हैं अपन मानव रोग की तरफ। ठीक है, कौन कौन से ऐसे रोग हैं, ठीक है, और ये किस प्रकार से वो फैलते हैं, ठीक है, और उनको कौन कौन से रोगों को क्या क्या किस किस श्रेणी के अंदर रखा गया है, इनके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है। तो चलते हैं मानव रोग के, ह्यूमन डिजीज के बारे में। देखो, पहला जो है वो ह्यूमन डिजीज, मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। रोग या बीमारी क्या होती है, तो अभी बताया, ऐसी स्थिति जिसमें शरीर की सामान्य जो सामान्य क्रिया हो रही है अपने अंदर, ठीक है, उसमें जो है वो किसी ना किसी तरीके से व्यवधान आए, उसकी गतिविधियां जो निष्पादन में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। मेन चीज क्या है, कमी। क्या आ जाएगी, उसमें कमी आ जाएगी, या किसी अंग या तंत्र की संरचना में या उसकी कार्यविधि में, किसी अंग तंत्र की संरचना या कार्यविधि में, ठीक है, क्या आ जाती है, विरूपता आ जाती है, यानी रुकावट या असमता उत्पन्न हो जाती है, तो उसी को ही बोला जाता है क्या, रोग। तो रोग क्या है, ऐसी स्थिति है जिसमें जो सामान्य गतिविधि अपने शरीर के द्वारा हो रही है, वो क्रिया कहीं ना कहीं तरीके से क्या हो जाएगी, उसके अंदर कमी आ जाएगी। अंग और तंत्र जो है उसके भी क्रियाविधि में क्या हो जाते हैं, वो इफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, या तो उसमें कोई विरूपता आ जाती है या वो कार्य करने में असक्षम हो जाते हैं। ठीक है। अब रोग होने के कारण क्या है, किसके कारण रोग होता है, तो कारण जो है वो दो वर्गों के अंदर इनको अपन डिवाइड कर लेते हैं। एक तो होता है आंतरिक कारक होते हैं, और दूसरा जो होता है वो बाह्य कारक होता है। देखो, आंतरिक कारक के मतलब क्या है कि शरीर के अंदर वो कारक उपस्थित होते हैं, और उसमें कुछ बदलाव के कारण जो होता है वो शरीर में क्या हो जाती है, समस्या उत्पन्न हो जाती है या रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो देखो, सिंपल है, वो रोग उत्पन्न करने वाले कारक जो मानव शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं। मेन चीज क्या है, इसके अंदर अंदर उपस्थित होता है, शरीर के अंदर उपस्थित होंगे वो। जैसे शरीर में किसी अंग की संरचना या कार्य प्रणाली में उत्पन्न जो है दोष हो गया, जैसे सपोज मान लो जो है अपनी बॉडी के अंदर जैसे कोई किडनी जो है वो कुछ खान पान की वजह से जो है वो क्या हो रहा है, उसके अंदर जो दोष उत्पन्न हो रहा है, क्रिएटिन ज्यादा बढ़ रहा है, यूरिक एसिड भी ज्यादा बढ़ रहा है, यूरिया भी बढ़ रहा है, और वो किडनी जो है वो सही कार्य नहीं कर रही है, तो ये आंतरिक कारक हो सकता है। दूसरा चीज जो है अपना प्रतिरक्षी तंत्र, जैसे कोई भी बाहर से कोई आ रहा है, अपना प्रतिरक्षी तंत्र इतना इफेक्टिव नहीं है, तो भी अपन क्या हो जाएंगे, कई सारी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। दूसरा हार्मोनल इम्बैलेंस है। ठीक है, शरीर में अगर हार्मोन्स नहीं बन रहे हैं सही प्रकार से, तो उनके द्वारा किया जाने वाला जो कार्य होगा वो सही प्रकार से संपादित नहीं होगा। ठीक है, या पूरी तरह से वो संपादित नहीं हो पाएगा, द्वारा सही कार्य नहीं करना।
आनुवंशिक विकार, देखो कई सारे आनुवंशिक विकार भी होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि डीएनए में या तो बदलाव आ जाएगा, ठीक है, या जो डीएनए में बदलाव आएगा तो जीन में क्या आ जाएगा, बदलाव आएगा, ठीक है, या हो सकता है कि गुणसूत्रों के अंदर कोई बदलाव आ जाए, ठीक है, या तो बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं, ठीक है, कॉपी हो सकते हैं, ठीक है, तो इनके कारण जो होता है वो भी क्या होता है, आंतरिक कारक का होते हैं। तो आंतरिक कारक वे कारक होते हैं जो शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं और जिनके कारण ही क्या होता है, शरीर में कुछ ना कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें हार्मोन्स भी आ सकते हैं, अपना प्रतिरक्षी तंत्र भी आ सकता है, आनुवंशिक विकार भी आ सकते हैं, ये सारे जो होते हैं वो इसके कारक होते हैं, ठीक है। तो रोग क्या है, अगर शरीर के अंदर जो है वो सामान्य गतिविधियां संपादित नहीं हो रही है, ठीक है, अंग या तंत्र में कोई ना कोई क्या हो रही है, असक्षमता हो रही है, ठीक है, तो इसी को ही अपन क्या बोलेंगे, रोग कहेंगे। और रोग के कारक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक तो होता है आंतरिक कारक और एक होता है बाह्य कारक। अब है बाह्य कारक। बाह्य कारक वे कारक होते हैं जो क्या करेंगे, जो बाहर से अपने शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। आते कहां से, वो बाहर से आते हैं, ठीक है। तो मानव शरीर के बाहर होते ही है, मानव के स्वास्थ्य को ये क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे संतुलित आहार, बाहर से अपन भोजन ग्रहण करते हैं, अगर अपन संतुलित आहार नहीं लेते हैं, किसी न किसी जो तत्व की, संतुलित आहार में कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं, ठीक है, और जो है वो फैट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो इनमें अगर जो तत्व अपने को लंबे समय तक नहीं मिलता है, अगर संतुलित भोजन का अभाव होने के कारण, तो जो तत्व अपने अंदर जो कार्य कर रहा है वो तत्व क्या होगा, वो कार्य संपादित नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उससे जो होने वाली जो विकार जो है वो अपने अंदर उत्पन्न हो जाएंगे या रोग उत्पन्न हो जाएगा। जैसे कवासिकोर होता है, मेरस्मस होता है, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण होते हैं। रोगजनक जैसे दूसरे रोगजनक भी है, जैसे जीवाणु है, ठीक है, बैक्टीरिया है, विषाणु है, कवक है, फंजाई है, ठीक है, और है जो पर्यावरणीय कारक जो होते हैं, मादक पदार्थ का सेवन करते हैं उसके कारण, यांत्रिक कारक जैसे दुर्घटनाएं, ठीक है, चोट चोट लग जाती है उसके कारण, ठीक है। तो ये सब बाहर के कारण है, ठीक है, जो बाहर से अपने अंदर जो है वो आते हैं, ठीक है। तो दो तरह के कारक होते हैं, एक तो आंतरिक कारक के अंदर अपन ने इसको किया विभाजित, जो अंदर ही उत्पन्न होते हैं, जैसे हार्मोन्स वगैरह के अंदर, उनके कारण होने वाले ये रोग है, ठीक है। यहाँ पे जो कारक है वो बाहर से अपने बॉडी के अंदर जो है वो आते हैं, ठीक है, जिनमें संतुलित आहार हो सकते हैं, रोगजनक हो सकते हैं, जीवाणु विषाणु कवक हो सकता है, पर्यावरणीय कारक हो सकते हैं, मादक पदार्थ हो सकते हैं, कुछ दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। तो ये जो है वो बाह्य कारक होते हैं, ठीक है। तो ये थे कारक, दो प्रकार के, आंतरिक जो है और बाह्य कारक होते हैं। अब ये रोग जो है वो के प्रकार कितने होते हैं, ये तो कारक है, ठीक है, किसके कारक जो होते हैं, ठीक है, उसके बारे में। रोगों के प्रकार क्या है, देखो रोग जो होते हैं वो दो प्रकार के, एक तो होते हैं जन्मजात, जन्मजात, ठीक है, वे रोग होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो क्या होते हैं, चलते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज मान लो जन्मजात जो है वो कौन से, गुणसूत्रों में अगर कोई परिवर्तन आ जाता है, सपोज गुणसूत्रों में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, या जीन में कोई उत्परिवर्तन हो जाता है, जीन में क्या हो जाता है, उत्परिवर्तन के कारण, जीन में उत्परिवर्तन के कारण, उत्परिवर्तन में क्या होता है कि अचानक जो आए हुए परिवर्तन होते हैं जिनको उत्परिवर्तन कहा जाता है, इसकी खोज जो थी वो हुगो डिब्रीज ने की थी, ठीक है। हुगो डिब्रीज ने ये बताया था कि अगर अचानक जो परिवर्तन आ जाते हैं, ठीक है, गुणसूत्रों के अंदर, जीन के अंदर, ठीक है, तो जो बदलाव आएंगे उस बदलाव के कारण जो अपने शरीर में विकार उत्पन्न होगा उनको क्या बोला जाएगा, उत्परिवर्तन बोला जाता है, ठीक है। तो उसके कारण हो सकते हैं ये, और उत्परिवर्तन के कारण होने वाले यानी जीन में बदलाव आते हैं या गुणसूत्रों में कोई बदलाव आते हैं, तो यही तो जाते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, यही क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये जाते हैं, गुणसूत्र ही जाते हैं, ठीक है। तो ये रोग जो होगा वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाएगा, तो अपन कह सकते हैं कि ये जन्म जन्मात्म होता है। कैसा होता है, जन्मजात होता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जाता है, जन्म के समय से ही ये क्या होता है उसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है एक बीमारी, ठीक है, थैलेसीमिया जिसके अंदर खून की जो होती है वो क्या हो जाती है,
खून बनता नहीं है, ठीक है, आरबीसी वगैरह बनती नहीं है, तो उस पर्सन को अपन क्या करेंगे, बार बार जो होता है उसका हर कुछ समय बाद क्या किया जाता है, शरीर से खून को ट्रांसप्लांट किया जाता है, दूसरा जो खून होता है वो उसको चढ़ाया जाता है। एक होता है सिक्कल सेल एनीमिया, जिसके अंदर जो होता है आरबीसी का शेप जो होता है वो सिक्कल जैसा हो जाता है। क्या हो जाता है, आरबीसी का जो शेप होता है वो कैसा हो जाता है, सिक्कल जैसा हो जाता है, ठीक है, किसके जैसा हो जाता है, सिक्कल जैसा आरबीसी का शेप हो जाता है। एक होती है वृद्धांता, जिसमें रंग जो होता है उसमें जो व्यक्ति जो रंग को विभेद करने में क्षमता नहीं होती है, और मोस्ट ऑफ जो रंग है वो लाल और हरा रंग जो होता है उसमें वो विभेदन नहीं कर पा जाता, रंग में विभेद नहीं कर पाता, रंग में विभेद नहीं कर पाता, ठीक है, कि कौन सा वो रंग है या नहीं है, उसमें भी कौन सा लाल और हरा, वैसे पढ़ेंगे अपन इसको। डाउन सिंड्रोम, ठीक है, उसके बाद में टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेंटर सिंड्रोम, ठीक है, ये सारे जो सिंड्रोम जो हैं वो क्या होते हैं कि वो जो गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण ये सिंड्रोम्स होते हैं, या तो गुणसूत्रों की कॉपी ज्यादा हो जाती है या गुणसूत्रों की कॉपी जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कायिक गुणसूत्रों में हो सकते हैं, लिंग गुणसूत्रों में भी ये हो सकता है, ठीक है। दो प्रकार के गुणसूत्र आपको बताए थे, एक तो कायिक गुणसूत्र होते हैं जिनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 22 होती है, ठीक है, और 23वां जोड़ा जो होता है वो कौन सा होता है, लिंग गुणसूत्र का होता है। एक होता है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में क्या होता है कि रक्त जो होता है वो बाहर जो होता है उसमें क्लॉटिंग की जो पावर जो होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, यानी जो इंजरी के कारण ब्लड जो होगा वो बहता रहेगा, ठीक है, वो रुक नहीं पाएगा, तो इसको हीमोफीलिया कहा जाता है, ठीक है, यानी रक्त जो होती है उसकी क्लॉटिंग नहीं हो पाती है इंजर के टाइम, ठीक है, ब्लडिंग के टाइम या चोट या दुर्घटना होने के कारण जो खून बहता है उसकी जो होगी वो वहां पे क्या हो जाती है, क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। इस बीमारी को, ये भी हीमोफीलिया है, ठीक है, इस बीमारी को हीमोफीलिया बोला जाता है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक से दूसरे संतान में जा सकती है। ये आनुवंशिक भी होते हैं, गैर आनुवंशिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, तो ये दोनों प्रकार के हैं, गैर आनुवंशिक भी है, आनुवंशिक भी होते हैं। तो ये जो है बाह्य कारक है, जन्मजात रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाएंगे। चलो नेक्स्ट है दूसरा, देखो एक तो जन्मजात होते हैं और दूसरा जो होता है वो अर्जित करते हैं। अर्जित कब होता है, देखो जन्मजात बच्चे के जन्म के समय ही उसके अंदर उपस्थित होंगे, यानी वो माता पिता से उसके अंदर, या माता से आए या पिता से आए, ठीक है, उससे वो जरिए वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये है कि अर्जित वो होते हैं जो जन्म के बाद में जो अपने शरीर में आते हैं वो होते हैं अर्जित, ठीक है, जो बाहर से आते हैं। जन्म के उपरांत विभिन्न कारणों से जो उत्पन्न होते हैं उनको क्या बोला जाता है, अर्जित बोला जाता है। फिर इनको भी अपन क्या करते हैं, देखो जन्मजात हुए, रोगों के प्रकार जन्मजात है और दूसरा जो है अर्जित है। अर्जित को अपन दो भागों के अंदर बांट लेते हैं, एक तो होता है संक्रमण डिजीज, ठीक है, इन्फेक्शन डिजीज और नॉन इन्फेक्शन डिजीज, ठीक है। इन्फेक्शन डिजीज और ये कैसी है, नॉन इन्फेक्शन डिजीज। इन्फेक्शन डिजीज क्या है, सीधी सी बात है, अगर किसी पर्सन को कोई बीमारी है और स्वस्थ व्यक्ति अगर उसके पास में या उसके संपर्क में आने के कारण अगर उसमें भी वो बीमारी चली जाती है तो वो कहलाती है संक्रमण डिजीज, इन्फेक्शन, ठीक है, यानी फैलने वाली जो डिजीज होती है उनको अपन संक्रामक रोग कहा जाता है, ठीक है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो फैलेगी। ये रोग किसी रोगजनक के कारण होता है, कोई ना कोई इसका रोगजनक होगा, ठीक है, उसके कारण होगा। ये एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे में जाएगी, ठीक है। रोगजनक के आधार पर ये जीवाणु जनित हो सकती है, जीवाणु द्वारा भी फैल सकती है, विषाणु द्वारा, वायरस के द्वारा भी फैल सकती है, ठीक है, प्रोटोजुआ द्वारा भी फैल सकती है, कृमि के द्वारा भी फैल सकती है, कृमि मतलब वंश, ठीक है, वंश के द्वारा भी ये हो सकती है, प्रोटोजुआ के द्वारा भी हो सकती है, विषाणु के द्वारा भी हो सकती है और जीवाणु के द्वारा भी हो सकती है। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजुआ एंड वंश, ठीक है, इनके द्वारा ये बीमारी जो होती है वो फैलती है। आदि रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। तो इनको, इस जो संक्रामक बीमारी है इनको अपन जो है वो जीवाणु जनित जो बीमारी है उनमें,
विषाणु जनित जो बीमारी है उनमें, प्रोटोजोआ जनित बीमारी है उनमें, और कर्मी जो जनित बीमारी है उनके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, उसको विभाजित कर सकते। तो संक्रमण डिजीज वे डिजीज होती है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से क्या करती है, फैलती है। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे अपन, जो है संक्रामक डिजीज या इन्फेक्शन डिजीज बोलते हैं। ठीक है, असंक्रामक डिजीज, नॉन इन्फेक्शन डिजीज, सीधी सी बात है, अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी है तो उसके पास में बैठने से या उसके साथ में खाना खाने से ये बीमारी कभी नहीं फैलती। एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की कोई बीमारी है, ठीक है, अगर उसके व्यक्ति के पास में अपन उसके साथ में खाना खाए, खेले, कुछ भी करे, ठीक है, तो वो बीमारी जो होती है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं आएगी। ठीक है, तो वो कहलाती है कौन सी, असंक्रामक डिजीज कहलाती है। ये रोग एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं। क्या होते हैं, नहीं फैलते हैं। इनमें अभावजन्य या डेफिशिएंसी रोग है। ये कैसा होता है, कोई ना कोई चीज की कमी होने पे ये रोग हो सकता है। दूसरा, मानसिक रोग भी हो सकते हैं, जीवन शैली जन्य रोग भी है, कैंसर है, हृदय रोग है जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह जो है ये जो है वो कैसे, किसी की डेफिशिएंसी होगी शरीर के अंदर तो ये रोग हो सकता है। अब मेरे अंदर कोई डेफिशिएंसी हुई है तो मेरे पास में बैठे व्यक्ति को इसका प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, अगर मेरे मानसिक कोई रोग है तो पास में बैठे हुए व्यक्ति को वो रोग नहीं जा सकता। ठीक है, मेरे कोई जीवन शैली के अंदर कोई रोग है, ठीक है, तो वो रोग भी एक जो पास में किसी को भी वो फैल नहीं सकता। कैंसर है, ठीक है, हार्ट संबंधित कोई बीमारी है, ठीक है, तो वो जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो पर्सन के अंदर नहीं फैल सकती, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो नहीं जाती है। ठीक है, दूसरी चीज, जन्मजात रोग भी असंक्रामक प्रकार के रोग है। अगर हाँ अभी अपन देखें जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, ठीक है, टर्नल सिंड्रोम से, तो हीमोफीलिया है, वर्दानता है, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है। तो ये जो बीमारी जो नाम बता रहे हैं ये अपन ने कब पढ़ी, जब जन्मजात रोग पढ़े। ठीक है, तो जन्मजात रोग वाली बीमारियां भी असंक्रामक बीमारियां होती है, वो भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है। ठीक है, तो ये है जो है अर्जित, जिसमें संक्रामक रोग आते हैं और असंक्रामक रोग आते हैं। अब सबसे पहला लेते हैं अपन संक्रामक रोगों के बारे में। संक्रामक रोगों में भी अपन जो है वो पहला पढ़ रहे हैं जीवाणु जनित रोग। ठीक है, ऐसी बीमारियां जो किसी बैक्टीरिया से होती है, तो वो जो होगी वो किसके कारण है, बैक्टीरियाओं के कारण होने वाली जो बीमारियां हैं, ठीक है, उनको अपन किस में रखेंगे, यहाँ पे बैक्टीरिया जनित जो है वो रोगों के अंदर डालेंगे, जिसमें सारी बीमारियां जो होगी वो किसके कारण होती है, बैक्टीरियाओं के कारण होती है। ठीक है, तो सबसे पहली बीमारी अपन लेते हैं मियादी बुखार है। मियादी बुखार को टाइफाइड भी कहा जाता है। ठीक है, इसको मोती जरा भी कहा जाता है, मोती जरा रोग भी कहा जाता है। ठीक है, तो मोती जरा रोग, मियादी बुखार, टाइफाइड, ये सब एक ही नाम है। अब इसमें याद कैसे रखना है कि देखो इसमें जो है वो आपको हमेशा इसका जो होने वाला रोगजनक है, जो बैक्टीरिया होता है, उसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। तो देखो ध्यान रखना, टाइफी पीछे दे रखा होगा। ठीक है, तो टाइफी से आपको याद क्या करना है कि ये क्या होगा, सैल्मोनेला टाइफी होगा। ठीक है, तो टाइफाइड जो होगा वो सैल्मोनेला याद रखना है और पीछे क्या लगा हुआ है, टाइफी याद रखना है। ठीक है, तो ये रोग जो होगा वो उसके कारण है, टाइफाइड टाइफी। संचरण किसके कारण ये फैलता है, तो पहली चीज, अगर संदूषित, अगर ये जो बैक्टीरिया है अगर कुछ भोजन के अंदर है और वो भोजन अगर अपन ग्रहण करते हैं तो उसके जरिए ये हो सकता है। जल है, अगर ऐसा कॉन्टेमिनेंट वाला, ठीक है, जिसमें ये हो रोगी के मल के कारण, ठीक है, मल मूत्र थूक के माध्यम से या छोटे छोटे आंत्र में प्रवेश करते हैं। ठीक है, ये छोटी आंत में क्या कर लेते हैं, प्रवेश कर देते हैं। तो यहाँ से थूक के जरिए, मल के जरिए, मूत्र के जरिए, ठीक है, जल के जरिए, भोजन के जरिए ये अपने कहाँ पे चले जाते हैं, आंत के अंदर चले जाते हैं। अब ये जाने के बाद में देखो बैक्टीरिया का इफेक्ट लक्षण कब दिखते हैं, जब इनकी संख्या जो होती है अपने शरीर में बढ़ जाती है। सपोज मान लो आज ये कोई भी रोगजनक अपने शरीर में अगर प्रवेश करता है तो आज के आज सिम्टम्स उसके नहीं दिखेंगे,
उसके सिम्टम्स 2 दिन बाद 3 दिन बाद अपने को दिखते हैं। इसका कारण ये है कि जब ये अपने शरीर में प्रवेश करते हैं तो अपनी संख्या को ये बढ़ाते हैं, और संख्या जब बढ़ती है तब इनका इन्फेक्शन क्या होता है, बढ़ता है। और इन्फेक्शन बढ़ने से फिर क्या होगा कि अपने अंदर उसके सिम्टम्स नजर आने स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे भी सिम्टम्स क्या आएगा, सबसे पहला तो तेज ज्वर आता है, तेज बुखार आएगा, ठीक है। शरीर पर लाल दाने व कमजोरी आ जाएगी, शरीर पे क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे लाल दाने हो जाते हैं। आमाशय या पेट दर्द होता है, पेट में दर्द होगा, ठीक है। कब्ज होगी, सर दर्द करेगा, भूख जो होगी वो खत्म हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी, ठीक है। गंभीर मामलों में आंत में क्या हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं। देखो ज्यादा अगर केयरलेस हो गए, ठीक है, ध्यान नहीं देते हैं तो आंतों के अंदर ये छेद कर जाते हैं, और जिससे व्यक्ति की या रोगी की क्या हो जाती है, मृत्यु तक भी हो सकती है, ठीक है। तो देखो ये भी एक तरह की बीमारी है जिससे मृत्यु तक भी हो सकती है, ठीक है। यानी अपन अगर किसी बात में ढिलाई बरतते हैं तो ये आगे चल के जानलेवा हो सकती है। तो कोई भी बीमारी हो तो उसका जो इलाज जो है वो सही समय पे करवाना बहुत ही जरूरी होता है। अगर जितना लेट करते हो तो सीधी सी बात है उनका इन्फेक्शन जो होगा वो भी उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा। देखो सीधी सी बात है, अंदर जो है वो बैक्टीरिया गया तो वो अपनी सेना को बढ़ाता है, एक तरह से अपन मान लेते हैं कि वो उसकी सेना है, ठीक है। और सेना में अगर जो उसके नंबर बढ़ेंगे यानी सैनिकों की संख्या बढ़ती है, तो सीधी सी बात है कि जब सैनिकों की संख्या बढ़ेगी और अपने अंदर जो सैनिक है वो उससे फाइट नहीं कर पाएंगे, वो मारे जाएंगे, तो उसका कब्जा जो है किसी ना किसी ऑर्गन पे हो जाएगा, और उस ऑर्गन पे वो अपने मनचाही जैसी क्रियाकलाप कर सकते हैं। और वो ऑर्गन जो अपने लिए काम कर रहा था वो सही प्रकार से काम नहीं करेगा, ठीक है। और नहीं करेगा तो सीधी सी बात है उसका इफेक्ट अपने शरीर में दिखेगा, और वो कहलाते हैं क्या, लक्षण। इसका क्या विवरण, अन्य विवरण में अपन ये देखते हैं कि इसका कैसे निदान किया जाए, ठीक है। तो देखो सीधी सी बात है, एक चीज याद रखना इसके अंदर कि जो इनके संबंधी जो होते हैं उनमें हमेशा अपन कोई ना कोई एंटीबायोटिक बाहर से दी जाती है। एंटीबायोटिक वे होती है, जैसे अपन ने नाम सुना था अपने पेनिसिलियम के बारे में, पेनिसिलियम जो है वो एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन जो है, ठीक है। तो इनको क्या किया जाता है, दिया जाता है। पहली चीज इसमें पूछे जाने वाला एक इंपॉर्टेंट सवाल होता है वो ये है कि टाइफाइड का अगर अपने को परीक्षण करना है, टाइफाइड का पता लगाना है, तो उसके लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, ठीक है। टाइफाइड के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो इसको विडाल परीक्षण कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है, विडाल परीक्षण कहा जाता है। विडाल टेस्ट जो होता है वो टाइफाइड के लिए होता है, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें याद रखना है कि किसके द्वारा होता है, विडाल के द्वारा इसका टेस्ट किया जाता है, इसका पता चलता है। और इसमें दवाई जो है वो औषधि के रूप में कौन सी दी जाती है, क्लोरोमाइसिटिन जो है वो औषधि दी जाती है, ये औषधि है। औषधि दी जाती है, ठीक है। ये जो मेडिसिन जो है वो इसमें दी जाती है। बच्चों के में बचाव के लिए टैब का टीका लगाया जाता है, ठीक है। तो बच्चों में बचाव के लिए किसका लगाया जाता है, टैब का टीका इसके लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो ये है मियादी बुखार, इसमें होता है ये टाइफाइड है पहला, ठीक है। टैब का मतलब क्या है, TAB, ये है टाइफाइड, ठीक है। टाइफाइड, उसके बाद में ये जो एक जो है इसको बोलते हैं पैराथायराइड, पैराथायराइड A, और B का मतलब है पैराथायराइड जो है उसका मतलब है B, ठीक है। ये जो मतलब होता है टैब का, ये बच्चों में इसके टीके लगाए जाते हैं, बच्चों में बचाव के लिए इसके टीके लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है निमोनिया। देखो निमोनिया, ठीक है, निमोनाई रोगजनक जो होगा, देखो इसमें क्या होता है, स्टेप्टोकोकस, स्टेप्टोकोकस का मतलब होता है कि बैक्टीरिया जो होगा वो कोकस में होता है, ग्राउंड में होता है, लेकिन स्ट्रिप मतलब क्या होता है, लाइन में कॉलोनी के अंदर पाए जाते हैं, और इसका नाम है निमोनाई। इसके कारण ये होता है, मेन इंपॉर्टेंट ये वो कहते हैं कि हीमोफाइल जो है इन्फ्लूजा, ये वायरस के कारण और कवक के कारण भी ये बीमारी हो सकती है।
कवक के कारण और वायरस के कारण भी हो सकती है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो है वो इसका ये है। किसके कारण होता है ये? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। संसरण, किसी भी संक्रमित व्यक्ति द्वारा एरोसोल, हवा के द्वारा, जैसे वो छींक करेगा वगैरह करेगा तो एरोसोल के जरिए एक द्वारा संक्रमित व्यक्ति के बर्तन को अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो मेरे अंदर भी आ जाएगा, ठीक है। यानी एक दूसरे के अंदर ये कैसा होता है, फैलता है वायु के द्वारा। लक्षण, क्या लक्षण आएंगे? सबसे पहला तेज बुखार, ठंड लगेगी, ठिठुरन होगी, खांसी होगी, कफ, सिर दर्द, हेडेक, सांस लेने में परेशानी आएगी। देखो मेन जो है वो इफेक्ट करता है ये क्या, किसको? लंग्स को। लंग्स में क्या हो जाता है कि जो वायु कुपिका होते हैं, कोष्ठों के अंदर जो होता है वो लिक्विड भर जाता है, यानी इनके द्वारा जो वो जो होता है लिक्विड, वो उसके अंदर कप के अंदर, कप जो होता है उसके अंदर भर जाता है, जिससे जो होता है कोष्ठ जो होते हैं वो भर जाते हैं और वायु का वहां पे क्या होता है, ट्रांसफर नहीं हो पाता है, क्योंकि वायु का जो ट्रांसफर होता है वो कहाँ पे होता है? फेफड़ों के अंदर होता है, वायु कोष्ठों के अंदर होता है। तो इसमें वायु कोष्ठों में संक्रमण हो जाता है, जिससे श्वसन संबंधित गंभीर समस्या आ सकती है। उसमें श्वसन लेने में बहुत सारी समस्या, यानी क्या हो सकती है, बिल्कुल वो समस्या श्वसन ले नहीं पाएगा, ठीक है, यानी उसको सांस लेने में तकलीफ आएगी, हो सकता है वो ऑक्सीजन पे जा सकता है, ठीक है, हो सकता है वो वेंटिलेटर पे जा सकता है अगर सिविल निमोनिया हो जाए तो, ठीक है। अब इसके उपचार में क्या करेंगे, क्योंकि वायु कोष्ठ जो होते हैं उसमें वो लिक्विड जो होता है, कब जो होगा वो बढ़ जाएगा संक्रमण के कारण। अन्य विवरण, उपचार हेतु एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है। देखो क्या दी जाती है, देखो इसका एक ही है, एंटीबायोटिक दवाई दी जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, निमोनिया के अंदर क्या दी जाती है, एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है, ठीक है। सभी बैक्टीरियाओं के लिए लगभग लगभग एंटीबायोटिक दवाई बाहर से दी जाती है। तो निमोनिया के अंदर श्वसन संबंधी बीमारी होगी, बुखार भी आएगा, खांसी भी होगी, ठीक है। तो ये सारी बीमारियां इसके अंदर निमोनिया के अंदर होती है। सॉरी, लक्षण जो है वो तेज बुखार है, ठिठुरन है। नेक्स्ट है प्लेग। प्लेग नाम सुना होगा, ठीक है। किसके द्वारा फैलता है, ये भी होगा। संसरण जो होता है वो छुओं के द्वारा होता है। अब यहाँ पे जो है पिछुओ, पिछुओ मतलब जीन प्लासेला बोला जाता है, ठीक है। इसका जो रोगजनक है वो अर्सिनिया, ठीक है, पेस्टिस है। अर्सिनिया पेस्टिस जो है वो इसका रोगजनक है, बैक्टीरिया है, इसके कारण ये फैलता है। अच्छा, ये बैक्टीरिया कुछ चूहे के द्वारा ये वाहक होते हैं। चूहे क्या है, यहाँ पे वाहक है, ठीक है। चूहों के ऊपर जो है वो ये पिछुओं के अंदर पाया जाता है, कौन सा, ये बैक्टीरिया। इसको जब उनको चूहे के टच करने पे या उनके हाथ लगाने पे, या वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के जरिए अपने वो जो है वो अपने किसी जरिए के जरिए अपने अगर उसको टच में कर लेते हैं, ठीक है, तो वो ये फैलते हैं, के माध्यम से ये फैलते हैं। चूहों पे पिच्छू, पिच्छू मतलब छोटे छोटे वो क्या होंगे, उसके शरीर पे जो जीव होते हैं उनको बोला जाता है, जो खून को सूसते हैं, ठीक है। तो पिच्छुओं के अंदर ये अर्सिना पेस्टिस पाया जाता है। ये भी इनको तीन प्रकार में बांटा है। एक तो है यूनोक प्लेग होता है, एक होता है सेप्टिसिमिक प्लेग होता है, और एक होता है निमोनिक प्लेग होता है। इसमें क्या होगा, यूनोनिक प्लेग के अंदर तीव्र जो है वो ज्वर आता है, बुखार आता है, सिर दर्द होता है, लसिका ग्रंथियों में सूजन आ जाती है और दर्द होता है। लसिका ग्रंथियां जो डब्ल्यूबीसी का निर्माण करती है, ठीक है, एक लिम्फेटिक सिस्टम भी है ये। उसके बाद में होता है सेप्टिसिमिक, ठीक है, प्लेग, बुखार आएगा, बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है, उदर के अंदर यानी पेट दर्द होगा, क्या होगा, पेट दर्द, त्वचा व अन्य अंगों में रक्त स्त्राव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रक्त स्त्राव होता है। ये होता है सेप्टिक सिमिमिक। निमोनिक प्लेग क्या होता है, इसमें बुखार आता है, कमजोरी आएगी, हेडेक करेगा, साथ साथ में तेजी से निमोनिया हो जाएगा, साथ साथ में क्या भी हो जाएगा, निमोनिया भी हो जाएगा। अब इसके लिए एक ही है, वही है, क्या दिया जाएगा, एंटीबायोटिक दी जाती है। क्या दी जाती है, एंटीबायोटिक प्लेग में दी जाएगी, ठीक है, बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है। नेक्स्ट है कोलोरा। कोलेरा, कोलेरा जो है जिसको अपन हैजा भी कहते हैं, रोगजनक जो है पैथोजन विब्रियो, क्या है, विब्रियो, विब्रियो कोलाई,
विब्रियम कोलाई जो है वो इसका बैक्टीरिया का नाम है, कोलेराई। संक्रमण, संक्रमण किससे होगा? संक्रमित मल के कारण उसमें मक्खियां बैठती है और वही मक्खियां जब खाने पे बैठती है तो वो खाने के जरिए अपने अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो ये मक्खियों के द्वारा फैलता है। ठीक है, मल के द्वारा, मक्खियों के द्वारा ये फैलाया जाता है। लक्षण क्या होगा? तेज, वही पेट दर्द करेगा, सीधी सी बात है, हैजा है। ठीक है, दस्त लगेगी, तो उल्टी, दस्त, ठीक है, लगने लगती है। शरीर में पानी की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, निर्जलीकरण हो जाएगा। गंभीर अवस्था में रोगी की मृत्यु भी हो जाती है, अगर ज्यादा कमी होगी तो क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगी। इसलिए सीधी सी बात है कि आप अगर जो पानी पीते हैं उसको उबाल के पीजिए। ठीक है, हैजा का टीका का प्रयोग करें। और डिहाइड्रेशन, रिहाइड्रेशन, देखो यहाँ पे लिखा है रिहाइड्रेशन, जिसमें ओआरएस वगैरह जो होते हैं ओरल, इनको लिया जाता है। ठीक है, इंट्रावेनस तरल पदार्थ, ठीक है, इंट्रावेनस जो होता है, वेन के अंदर जो होता है वो क्या किया जाता है? तरल पदार्थ डाले जाते हैं और साथ साथ में क्या दी जाती है? एंटीबायोटिक का दी जाती है। पानी को उबाल के पीजिए। ठीक है, सो जो होता है वो हाइजेनिक जो होता है फूड जो होता है उसको यूज करती है। ठीक है, टीके लगाए, इसमें हैजा के टीके भी लगते हैं। और दूसरा है जो ओरल, अगर डिहाइड्रेशन हो गया है तो आप क्या करें? ओरल जो सॉल्यूशन जो आता है रिहाइड्रेशन का, उसको यूज में ले सकते हैं, जिससे पानी की क्या हो जाएगी? शरीर में पूर्ति हो जाती है। मेन जो है इसमें दस्त लगती है, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। अब है तपेदिक। तपेदिक का मतलब जो होता है वो ये है कि क्षय रोग। क्षय रोग का मतलब होता है कि इसमें जो प्रभावित होता है वो अपने लंग्स होते हैं। क्या होते हैं? लंग्स जो होते हैं वो इससे प्रभावित होते हैं। तो तपेदिक जो है वो वायु रोग भी है। ठीक है, इसको क्षय रोग भी बोलते हैं, क्षय रोग। ठीक है, टीबी भी बोलते हैं। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं, पैराजन्यसा भी बोलते हैं। रोगजनक इसका जो होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। कौन सा होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। ठीक है, याद रखना, टीबी का जो बैक्टीरिया है उसका नाम पूछा जाता है कई बार, इंपॉर्टेंट है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये बैक्टीरिया जाके अपने फेफड़ों के अंदर जो होते हैं उस पे वहां पे ये उपयोग जो है वो अपना इफेक्ट दर्शाता है। अब संक्रमण किसका होगा? सपोज मान लो किसी को टीबी है तो वो सीजिंग करता है, खांसी करता है, बलगम होती है, उसके द्वारा, बर्तन के द्वारा, ठीक है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है। तो सबसे ज्यादा जो वायु के द्वारा, रोगी के बर्तन अगर कोई इस्तेमाल करता है आदि के उपयोग करने पर, रोगी के बलगम से ये फैलता है। बलगम यानी कफ। ठीक है, जो कफ होगा उससे ये फैलेगा। इसमें क्या होगा? लक्षण, ज्वर आता है, खांसी आती है। टीबी में क्या है? खांसी। रक्त मिश्रित बलगम आता है। कौन सा आता है? रक्त मिश्रित जो होता है वो बलगम आता है। ठीक है, रक्त मिश्रित जो होगा वो क्या आएगा? बलगम, कफ आता है। साथ जो छाती जो होती है उसके अंदर क्या होता है? दर्द होता है। शरीर का भार होता है वो कमी हो जाती है, आदमी जो होता है बिल्कुल सूख जाता है। अत्यधिक क्या हो जाती है? थकान हो जाती है। तो सीधी सी बात है, जब वायु अंदर नहीं जाएगी, ट्रांसफर नहीं होगा, तो शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, और शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई जब नहीं होगी तो उसको थकावट आएगी। ठीक है, भूख ना लगना, शाम को शरीर में ताप का क्या हो जाना? बढ़ना। शाम के समय ताप को क्या हो जाता? बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये शरीर के अंदर क्या हो जाता है? ताप को बढ़ता है। उसके बाद में है कि बचाव के लिए क्या करेंगे? तो बचाव के लिए एक टीका लगता है जिसका नाम है बीसीजी। बीसीजी को बोला जाता है बेसिलस। ठीक है, क्लेमिटी। ठीक है, और ग्वेरियन। ये बीसीजी का एक क्या लगता है? टीका लगाया जाता है। बीसीजी ध्यान रखना हमेशा, ये किसके लिए लगता है? क्षय रोग के लिए। और इसका एक कोर्स चलता है जिसको बोलते हैं डॉट। ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स।
ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स जो है वो होता है जिसके अंदर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। बीसीजी का है बेसिलर क्लेमेटिगोरियम। ठीक है, तो ये जो है इसका टीका लगाया जाता है और ये जो है इसका कोर्स होता है। तो डॉट्स क्या है, डॉट्स जो है वो क्षय रोग के लिए कोर्स है। ठीक है, बीसीजी क्या है, जो है वो क्षय रोग के लिए एक टीका है। ठीक है, क्षय रोग में क्या होता है, लंग्स इफेक्टिव होते हैं। इसमें कौन इफेक्टिव होता है, लंग्स, फेफड़े जो होंगे वो इसमें इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो लंग्स इसके अंदर इफेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग। ठीक है, कुष्ठ रोग जिसको लेप्रोसी भी कहा जाता है, कुष्ठ रोग। ठीक है, हैंसन रोग, लेप्रोसी, ठीक है, या हैंसन रोग कहा जाता है। रोगजनक इसका क्या, माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री, देखो लेप्री याद रखना। ठीक है, लेप्री आता है आपको याद रखना, लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग। रोगी के नासिका स्त्राव छींकने से, त्वचा में विसितियों से निकलने वाले जीवाणु जो हो जाते हैं घा, ठीक है, वहां से वो निकलते हैं। जो बैक्टीरिया है वो हवा के द्वारा ये एक दूसरे के अंदर फैलते हैं। तो ये किसके द्वारा, वायु के द्वारा फैलता है। लक्षण जो होता है, त्वचा पे हल्के रंग के सट्टे दिखाई पड़ने लग जाते हैं, तंत्रिका मोटाई बढ़ जाती है, हाथ पैरों में उंगलियों में विकृति आ जाती है। क्या आ जाती है, उसके अंदर विकृति आ जाएगी। ठीक है, कुष्ठ रोग जिसको बोलते हैं, दाग हो जाते हैं। इसमें उपचार हेतु एमडी ऐड करते हैं, जिसको बोलते हैं अपन मल्टीपल ड्रग्स ट्रीटमेंट थेरेपी, ठीक है, मल्टीपल ड्रग थेरेपी, जिसमें दवाइयों को बदल बदल के उसमें दी जाती है। ठीक है, और जिससे क्या हो जाता है, देखा जाता है, टेस्टिंग की जाती है कि भाई इससे नहीं हुआ है तो दूसरे किसी भी एंटीबायोटिक से दे, उससे हो जाएगा। तो मल्टीपल जो है ड्रग थेरेपी इसमें की जाती है। कुष्ठ रोग निवारण केंद्र पर उपचार करवाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुष्ठ रोग के जो निवारण केंद्र होते हैं वहां पे इनका उपचार किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है कुष्ठ रोग, वायु के द्वारा फैलता है। ठीक है, छत्ते हो जाते हैं, तंत्रिका तंत्र की मोटाई बन जाती है, और वो जो भाग जो होता है वो बिल्कुल कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, भाग जो होगा, जहाँ इफेक्टिव भाग, प्रभावित भाग जो होगा वो कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब है डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया रोगजनक जो हो गया वो कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थराई, डिप्थीराई जो है वो इसका बैक्टीरिया का नाम है। संसरण जल वायु के द्वारा ये संसारित होते हैं। लक्षण इसके अंदर गले में जीवाणु एक कृत्रिम झिल्ली बनाता है, जिससे श्वसन में क्या आ जाती है, समस्या आ जाती है। क्या आ जाती है, श्वसन में क्या होगी, समस्या होती है। इसलिए इसको गल गोटू रोग भी बोला जाता है, गल गोटू रोग भी बोला जाता है। ठीक है, श्वास में ये तकलीफ आने की वजह से हृदय तंत्रिका तंत्र और गला प्रभावित होता है। ठीक है, तो गल गोटो रोग भी इसको कहा जाता है। इसके लिए डिप्थीरिया क्या लगता है, टीका लगता है, जो तीन में काम में आता है। काली खांसी में भी काम में आता है, डिप्थीरिया में, ठीक है, डिप्थीरिया में आता है। उसके बाद में जो पेट्रिसिस जो है उसके अंदर आता है, और टिटस में आता है। ठीक है, काली खांसी बोलते हैं, काली खांसी। ठीक है, काली खांसी में भी ये काम में आता है। तो ये तीन प्रकार की जो दवा रोगों के लिए ये टीका जो होता है वो कैसा है, इफेक्टिव होता है। डीपीटी याद रखना। ठीक है, डिप्थीरिया, ठीक है, पर्टुसिस और टिटनेसी, टिटनस। गला घोटू रोग है। ठीक है, श्वसन संबंधित इसमें क्या होगी, समस्या होगी। नेक्स्ट है टिटनस। देखो इसमें भी डीपीटी का लगेगा। टिटनेस रोगजनक जो है वो कोलेस्ट्रियम टिटनी होता है। ये क्या होता है, घाव होने से होकर मानव के शरीर में प्रवेश करता है। जैसे कई कहते हैं लग जाती है, लोहे की लग जाती है वगैरह, तो ये बाहर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है लगने के कारण घाव के अंदर ये प्रवेश कर जाता है, इसलिए उसका इंजेक्शन लगाया जाता है। लक्षण, इस रोग में पेशियां संकुचन या प्रसारण नहीं हो पाती। पेशियां जो होती है उसमें जो संकुचन और प्रसारण की क्षमता वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। शरीर में अकड़न आ जाती है, ऐंठन आ जाएगी। ठीक है, जबड़े बंद हो जाएगा और शरीर धनुष के तरह तर जाएगा, यानी जो होते हैं वो ऐसे मिर्गी टाइप में कैसे आते हैं, तो उस तरह से ये हो जाएगा लक्षण के अंदर। ठीक है, तो धनुष जैसा हो जाता है टिटनेस के अंदर। अब इसमें क्या किया जाता है, एटीएस जिसमें बोलते हैं एंटीटॉक्सिन सीरम, टीके लगाए जाते हैं।
सीरम के टीके लगाए जाते हैं, ठीक है, इसको बचाने के लिए। और साथ साथ में बच्चों में जो टीका लगता है वो कौन सा है, डीपीटी, जिसके अंदर कौन सा आएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो होता है वो इसके अंदर आता है। काली खांसी यही है, इसके अंदर वुपिंग कफ भी बोलते हैं इसको, वुपिंग कफ, काली खांसी। रोगजनक जो होता है वो बॉर्डिटेला, ठीक है, पर्टुसिस, ठीक है, या हीमोफिलिस पर्सुटिस, पर्सुटिस अभी आया था डीपीटी के अंदर। संचरण वायु के द्वारा अप्रत्यक्ष संपर्क, खांसी है तो सीधी सी बात है कि वायु के द्वारा ही वो फैलेगी। बच्चों के अंदर एक जानलेवा रोग है जिससे श्वसन में तेज खांसी से अवरोध उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, श्वसन में, श्वास में क्या आती है, तकलीफ आती है। बचाव के लिए वही डीपीटी का क्या लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है। तो डीपीटी का टीका 3 बीमारियों में काम में आता है। सबसे पहले डिप्थीरिया में आता है, ठीक है, काली खांसी में आता है, पर्टुसिस में आता है और टिटनस में आता है, ठीक है। तो तीनों में ये जो डीपीटी का टीका लगाया जाता है, डीपीटी का 3 बीमारियों के अंदर ये आता है। नेक्स्ट है वो है सिफिलिस। सिफिलिस जो होता है ये जो है वो जेनेटिक जेनेटिक तो नहीं कह सकते अपन, ये कह सकते हैं कि ये जननांगों के संबंधित होने वाला एक रोग है, ठीक है। तो जननांगों में ये होने वाला रोग है। तो ये रोगजनक जो होता है उसका नाम है ट्रेपोनेमा पैलेडियम है, ट्रेपोनेमा पैलेडियम, ट्रेपोनेमा पैलेडियम। संचरण जो होता है वो संक्रामक व्यक्ति के यौन संबंध से ये बनता है, बनाने के होता है। अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी है उसके साथ में यौन संबंध अगर बनाते हैं तो ये उससे फैलता है। लक्षण में क्या होगा कि सीसन व योनि पर लाल दाने हो जाते हैं और साथ ही शरीर पर चकत्ते बन जाते हैं, शरीर पे भी क्या बन जाते हैं, और योनि और सीसन के वहां पे क्या हो जाएंगे, जो है लाल दाने हो जाते हैं। अन्य विवरण जो है पेनिसिलियम द्वारा रोग का आराम मिल जाता है। पेनिसिलियम जो एंटीबायोटिक होती है वो इसको में यूज में ली जाती है। ये क्या है, पेनिसिलियम एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक जो होती है उससे ये रिलीफ मिलता है। दूसरी एक और एक बीमारी है वो भी सेम है, जिसको बोलते हैं गोनेरिया, ठीक है। गोनोरिया जो होता है वो होता है नाइसेरिया गोनेराई, ठीक है, इसके कारण होता है। संचरण जो होता है वो संक्रामक व्यक्ति के साथ साथ यौन संबंध बनाने से ये फैलता है। इसमें क्या होता है, मूत्र जनन जो पथ जो होता है उसमें म्यूकस का स्त्राव हो जाता है और इसमें जोड़ों में दर्द, स्त्रियों में बाजपन भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें एंटीबायोटिक औषधि से इसका उपचार हो सकता है। तो ठीक है, तो सिफिलिस और गोनोरिया ये दोनों कैसे जननांगों में होने वाली क्या है, बीमारी होती है। नेक्स्ट है बाटुलिज्म। बाटुलिज्म का मतलब होता है जिसको अपन जो फूड का विषाक्त होना वो कहलाता है। फूड जो होता है वो विषाक्त होता है, उसके कारण रोगजनक जो है क्लोस्ट्रीडियम बाउटिलिज्म होता है, क्लोस्ट्रीडियम बाउटिलिज्म होता है। संचरण जो है वो भोजन के विषाक्त होने के कारण, भोजन के विषाक्त होने के कारण ये जो है उसके अंदर फैलते हैं। विषाक्त भोजन में खाने में, भोजन जो होता है वो पॉइजन होता है, फूड पॉइजन, वो इसके कारण होगा। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, दौरे पड़ना या पक्षघात होना, यानी कोई भी जो है पक्षाघात का मतलब कोई भी ऑर्गन जो होता है या अंग जो होता है वो काम नहीं करेगा। इसमें एंटीटॉक्सिन टीके लगाए जाते हैं, ठीक है, इसमें एंटीटॉक्सिन के क्या लिए जाते हैं, टीके लगाए जाते हैं और एंटीबायोटिक दी जाती है, ठीक है। तो ये जो है वो रोग जो थे जो बैक्टीरिया के द्वारा जो होते हैं वो फैलते हैं, ठीक है, संक्रामक रोग है जो एक दूसरे के अंदर क्या करते हैं, फैलते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।